और आप भी अपने आप को चेक करिए कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक, आइए, लिखा है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 धन 7 एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं, पहले तो इसके जान लीजिए कि ये होता क्या है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, तो ये ऐसे नंबर होते हैं जो एक या स्वयं के अलावा या इसी को हम अतिरिक्त लिख दें, अतिरिक्त किसी नंबर से या किसी संख्या से विभाजित होते हैं, यानी भाग देंगे तो कट जाएंगे। यस, और आप अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं, कि ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है। वो संख्याएं कौन हो सकती हैं भाई? जैसे आप एक को तो छोड़ देंगे, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 2, 3, 5, ऐसी संख्याएं हैं जो एक और ये दो, इनसे ये एक और तीन, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, जैसे 1 और 5। लेकिन अभाज्य यानी अभाज्य संख्या में केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वो संख्या होती है और दूसरी जो है वह एक से, एक तो सबका जो है डिविजिबल होता है, वो सबको डिवाइड कर देता है। अब लेकिन भाज्य संख्या ऐसी नहीं है, वह एक और स्वयं के अलावा और नंबर से वह डिवाइड होती है। जैसे अगर मैं 4 की बात कर लूं तो 1 और 4 के अलावा वह 2 से भी विभाजित होगी, यानी जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे वह संख्या अभाज्य होगी, और जिसका 2 के अलावा और गुणनखंड बनते हैं वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको कैलकुलेट करके देखिए कि कैसे क्या होगा। क्या इसमें 7 कॉमन हो रहा है? जी, 7 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा? 3 × 5 धन 1। अब ये आगे देखिए, इसको 7, 3 × 5 = 15 होगा और धन 1 होगा। इसका मतलब ये 7 गुणा में क्या हो जाएगा? 16। अब देखिए, जब ये 7 × 16 हुआ, और अगर हम कॉमन कर लिए हैं तो कॉमन का अर्थ ये है कि जो कॉमन हुआ है, जिसमें से निकला है, उस संख्या में भाग ही हुआ है। तो भाग देने का मतलब है कि इसमें क्या है, अगर हम 2 से भाग दे दें तो कट जाएगा, 4 से भाग दें भी तो वो संख्या कट जाएगी। तो ऐसे में ये इसके एक से ज्यादा गुणनखंड हैं। आप इसको चेक करिए, स्पष्ट करना है ना, तो भाई 7 गुणा में 16 है। अब इसको देख लीजिए, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर तो क्या होगा? 7 × 16, इसका गुणनफल जो भी होगा, तो 7 × 16 में अगर 2 से हम भाग दे देते हैं तो 2 × 8 = 16 हो जाता है और 8 × 7 = 56 हो जाता है। तो इसका मतलब 2 से तो ये विभाज्य है। तो इसका जो एक है और इसका जो गुणनफल होगा वो सेम आएगा, उसमें एक संख्या 2 से भी विभाज्य है। तो मैंने अभी बताया कि जिसका जो है केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक और स्वयं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन इसके तो 3 हो गए, इसलिए यह भाज्य संख्या तो बनती है कि यह भाज्य संख्या है। ठीक है, अगर आप इसको और भी ज्यादा जांच करना चाहते हो तो 4 से विभाजित कर लो। 4 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा? 7 × 16/4, तो 4 चौको 16, 7 चौक 28। इसका मतलब और भी संख्याओं से कटेगा ये,
और पहली बात तो ये जो संख्या बन रही है वो 7 से भी विभाजित है, तो इसके जो है 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं, इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्या है। तो यहां पर चलते हैं, लिख लीजिए। अतः प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या 2 से अधिक 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है या इसके एक या स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हैं, इसलिए 3 गुणा 5 धन 7, सॉरी बट दे भाई, गुणा 7 धन 7 एक भाज्य संख्या होगी। समझे बच्चों? इसीलिए जो 7 कॉमन किए हैं तो वो खुद कॉमन संख्या आ रही है, इसलिए वह भाज्य संख्या को प्रदर्शित कर रही है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। तो आप बहुत सारे जो है तथ्य से इसको समझा सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी के सभी प्रश्न 2 नंबर के हैं। ये देखिए लिखा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा, अंश में देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर दोबारा लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको तो करना अति सुलभ है, अगर आप चाहें तो फार्मूले से कर लें, वरना जो है पाइथागोरस से लगेगा ये। तो पहले तो मैं इसको फार्मूले के बेस पर ही आपको बता दूं कि ये होगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो इन लोगों का अगर कैलकुलेशन हो तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी। ये आप जान रहे हैं, बिल्कुल इसी के सिद्धांत पर है। तो इसको मैं लिख क्या सकता हूं, जरा देखिए, इसको मैं लिख क्या सकता हूं, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर, उसी प्रकार से नीचे वाले को भी लिखेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इससे तो हम ये लिख लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो देन आप जब इसको जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ट्रांसपोज कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो जरा देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जहां पे है उस वहां पे लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहां पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रिप्लेस पे। और देखो इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बताइए कॉस अपॉन साइन है, दोनों स्क्वायर है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर हो गए। तो ये कोट थीटा का स्क्वायर हो गया, तो फाइनली ये कॉट स्क्वायर थीटा है। तो अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को रख दीजिए, 7/8 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 49/64 हो जाएगा। यानी इसका आंसर आएगा 49/64। एक तो ये तरीका है कि अगर आपको फार्मूला पता है तो आप ऐसे लगा दो, और इसका आंसर 49/64 ही आएगा। अब आगे
मैं दोबारा इसको पाइथागोरस के हिसाब से कर देता हूं। अब इसको देखिए, चलिए ये देख रहे हैं, तो आपको दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो इसको आप देखिए, लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो एक हम जो है त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज, और इसमें इस एंगल को हमने थीटा नाम दिया, इसका नाम लिख देते हैं PQR, ऐसा कुछ। तो इसके जो है साइड का जो रेशियो आपने पढ़ा है कॉट थीटा के लिए, टेन का लंब बटा आधार पढ़ा है, तो कॉट का आधार बटा लंब हो जाएगा। तो ये आधार होगा, ये आधार बटा लंब। तो इस थीटा के लिए आधार कौन है 7, और लंब कौन हो जाएगा भाई 8। साइड तो छोटी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी उसको देख लीजिएगा। और ये एंगल क्या, 90 डिग्री। तो इसमें ये यूनिट में होता है साइड। अब देखिए इधर जो भी यूनिट हो लिख देंगे। अब पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो पी आर क्या हो जाएगा सबसे पहले कर्ण के लिए, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर धन आर क्यू का स्क्वायर। इसको हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए बच्चों, पी आर स्क्वायर नहीं पता, तो लेकिन पी क्यू की वैल्यू तो पता है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर क्यू का क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अभी देखिए ये 49 और ये रहा 8 अट्ठे 64, और दोनों जोड़कर 113 होंगे क्या, 9 4 13, 6 4 10, 1 11, ठीक। तो पी आर अगर इधर का स्क्वायर दूसरे साइड जाता तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो ये हो जाएगा पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √113 सेंटीमीटर। अगर इसका यूनिट रखा है तो सेंटीमीटर ही होगा। चलिए आगे। पर अनुपात के में जो है यूनिट नहीं आता, अनुपात में वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब देखिए, क्योंकि अब यहाँ पर साइन के लिए भी परपेंडिकुलर भी मिल जाएगा, हाइपोटेनस भी मिल जाएगा, यानी लंब भी आधार भी और ये कर्ण भी सब मिल जा रहे हैं। तो अब बताइए, ये 90 के सामने की साइड को तो हम कर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों में मान बदलते रहते हैं, थीटा के एंगल के सामने का भुजा तो ये हमेशा लंब होती है। और अब ये रही आधार, आधार इसको ए से लिख देता है, इसको ज्वाइन कर देता है। चलिए अब इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए और आ जाएगा आपका आंसर। तो 1 प्लस, चलिए सोल्यूशन करते हैं अब इसको। 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा के लिए जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब होगा कौन भाई, लंब तो 8 है, और कर्ण कौन आया है √113 है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। सेम दूसरे वाले में कुछ भी चेंजेस नहीं, केवल माइनस का चेंज है, तो इसको लिख देंगे उसी तरह से 1 - 8 बटा में करड़े में लिख देंगे 1 1 3, ऐसा नीचे लिखिए बटे 1 प्लस कॉस के लिए। अब थोड़ा रुक के देखिए, कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा के लिए जब आधार बटा कर्ण होता है तो ये लंब है, तो आधार तो ये साइड है पी क्यू, और इसकी वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, पर कर्ण तो वही है, तो 113। नेक्स्ट ब्रैकेट में इसको देखिए, बस यहाँ प्लस है, यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, 1 - 7 बटा √113। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट करिए, कैसे कर लेंगे, ये देखिए वही वाला फार्मूला, A² - B² इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में -b, तो इसका शॉर्ट फॉर्म कर लीजिए। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -8 बटा करड़े में 113, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होगा उसी तरह से 1 स्क्वायर -7 बटा करड़े में 113, इसका होल स्क्वायर। अब आगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा भाई 64, और करड़े में है ये, इसकी पावर खुद जान लो कि 113 है, 113 है, तो ये खुद ही इसको 113 की घात 1/2 है, और घातांक के रूल से ये 2 है, तो भाई ये घातें आपस में गुणा होंगी तो कटेंगी, तो 113 ही आएगा, करड़ी हट जाता है।
और नीचे 1 माइनस 7 का 49 हो जाएगा, बटा करड़े में 100, ये करड़ी हट जाएगी बच्चों, 113। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हटा देते हैं इसको। आगे 113 का इसमें कैलकुलेशन होगा तो क्या होगा, 113 का एक बार पहाड़ा पढ़ लेंगे तो 113 हो जाएगा, और माइनस 64, और बटे में कितना हो जाएगा, 113 बटे, यहाँ पे 113 यह भी होगा, माइनस यहाँ पे कितना घटने वाला है भाई, 49 घटने वाला है, और ये हो जाता है 113। 113 कैंसिल हो जाता है, और जान लीजिए कि 64 और 49 मिलकर 113 हुआ था, तो 113 में से अगर 64 जाता तो 49 बचने वाला है, और 113 में से अगर 49 जाता तो यहाँ 64 बचने वाला है। इसी की वैल्यू तो पूछ रखा था, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, अब जैसे आपको समझ में आएगा वैसे कोशिश कर लीजिएगा करने के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बच्चों करा दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि घन और घनाभ क्या होता है। तो घन में बच्चों आप जानते हैं कि घन में क्या होता है, घन जो होता है एक 3D शेप होता है, जैसे ये रहा, जिसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही इक्वल होती है। तो L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच होता है, तीनों ही आपस में बराबर होते हैं। पर घनाभ में ऐसा नहीं होता है, घनाभ में साइड अलग अलग होती हैं, या दो साइड सेम होंगी तो तीसरी अलग रहेगी, लेकिन सभी इक्वल नहीं होंगी, सभी बराबर नहीं होंगी। और ये रहा आपका घनाभ। घनाभ का शेप इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे पुस्तक वगैरह है, उदाहरण में बक्सा है आपके घर में, ये देखिए, ये है घनाभ और ये है घन। तो इसी प्रकार के दो घन जो है अगर मिला दिए जाएं तो उसकी चौड़ाई तो ऊंचाई सेम रहेगी पर लंबाई अलग हो जाएगी। अगर लंबाई अलग हो जाती है तो बच्चों वो घनाभ का शेप ले लेता है। तो जरा देखिए इसको, दो घन जो है, दो घन है, ऐसे ही दो घन है, उनको सटा के लगा दिया गया है। तो अगर दो घनों को हम सटा दे तो पहले घन को हम थोड़ा सा क्रिएट करें, ये इस घन को हम वर्गाकार ठोस के नाम से भी बच्चों जानते हैं। देखिए ये एक घन हो गया, इसी में दूसरे वाले को सटा के लगा देना, उतना ही आयतन का है। इसको लीजिए, मैंने दोनों को सटा दिया। अब क्या ये इस प्रकार का शेप नहीं लिया, इसकी ये चौड़ाई तो वही है, पर ये जो लंबाई थी ये पूरी, अगर जो पहले यल थी जो बराबर थी, तो घन में तो सभी के सभी बराबर होते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तीनों को यल मान सकते हैं ना। बताओ, ये तीनों को तो यल मान सकते हैं कि ये लंबाई भी यल और इसकी चौड़ाई भी यल, इसकी ऊंचाई भी यल, तीनों ही साइड इक्वल होता है। तो अब बताइए, अगर ये यल रहा होगा, यल रहा होगा, ये यल रहा होगा, तो इसकी लेंथ में दो बार लंबाई जुड़ी है, तो लंबाई तो डिफरेंट हो गई है। तो अब आप इसको पहले समझ लीजिए, इसी प्रकार से ये बन जाएगा, यानी एक घनाभ बन जाएगा। तो इसमें ये यल हो जाएगा पूरा, ये बी हो जाएगा और ये यच हो जाएगा, जिसमें बी और यच हमेशा ही इक्वल होगा, क्योंकि दोनों घनाभ की जो है ये ऐसे ही ले आके इसमें सटाया गया है। तो पहला जितना बड़ा था उतना बड़ा ही दूसरा भी है, आकार में दोनों बराबर हैं। तो इनके आयतन की बात की जा रही है कि एक का जो आयतन है वह 64 है। तो सबसे पहले इसकी एक कोर का पता तो कर लिया जाए कि इसकी एक भुजा कितनी है। तो आप इसके लिए आयतन के लिए जानते हैं कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। अगर हमें यहीं से भुजा फाइंड आउट करनी हो तो भुजा बराबर बच्चों क्या लिखा जाएगा, इसको तुरंत इसका क्यूब रूट हो जाएगा, ये क्यूब इसके साथ चला जाता है और यहां हो जाता है घन का आयतन। घन का आयतन, अब घन का आयतन क्या है बच्चों, वो दिया हुआ है, एक का दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई 64, इसको लिखेंगे। और इस समय ग्रुपिंग जो होगी तीन तीन का ट्रिपलेट्स की होगी, तो इसका क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, चौको 64।
और इसमें से निकल जाता है ये 4 सेंटीमीटर। इसकी एक साइड जो है 4 की है, तो ये दूसरी वाली भी 4 की होगी। दूसरी वाली भी बच्चों कितने की होगी? 4 की होगी। और ये जो इसकी हाइट है ये भी कितने की होगी? 4 की होगी। तो इसका मतलब ये 4 का इतना तो पहले था, 4 इसकी जो पहले लेंथ थी, और दूसरे वाला इसमें से 4 और आके बढ़ गया है, तो 4 दूसरी इसकी भी हो जाएगी। और ये रही इसकी हाइट, और जो इसकी चौड़ाई है पीछे की साइड छुप चुकी है। तो अब इसको आप देखिए, अब इसको मैं थोड़ा हटाऊंगा, क्योंकि ये शेप आप समझ में आ गया होगा आपको ये हो क्या रहा है। अब देखिए इधर, तो घन की जो भुजा आ गई, घन की भुजा 4 सेंटीमीटर की है। दो घनों को सटाकर रखने पर प्राप्त आकृति घनाभ होगी बच्चों, क्योंकि इसमें जो है चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम है पर लंबाई बढ़ी है, 8 हो गई है। तो प्राप्त आकृति क्या हो जाएगी? घनाभ हो जाएगी। तो घन के जो घनाभ की अब लंबाई होगी, घनाभ की जो लंबाई होगी, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो कितनी होगी? 4 पहले वाले का, दूसरे वाले का 4, क्योंकि ये तो बड़ी है। तो ये टोटल कितना? 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वह कितनी होगी? 4 ही होगी, 4 सेंटीमीटर ये। और ये पीछे की साइड छुपा है, तो चौड़ाई यही होगी जो बी हो रही थी। और यहाँ पे हाइट जो इसकी होगी, मोटाई, ये 4 सेंटीमीटर की होगी। अब इसमें क्या पूछ रखा है? इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 2 लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, एल बी, फिर हो जाता है बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। यानी आप जानिए एल बी एच जो होता है, तो 2 बार एल बी होगा, 2 बार बी एच होगा, और 2 बार एच एल होगा, पूरा हलचल होगा। और 2 से सबका गुणा होगा, इसलिए 2 को हमने कॉमन रखा है। अब कैलकुलेशन देखिए इसकी कैसे होगी। चलिए, तो अब इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्या होने वाला है देखिए। 2 लंबाई कितनी बच्चों? 8, चौड़ाई 4, प्लस चौड़ाई फिर दोबारा 4, एच भी 4 है, धन एच 4 ही है, और यल 8 है, क्योंकि लंबाई बढ़ी तभी तो घनाभ बना, नहीं तो था ससुर के रात घन। अब देखिए इसको, 2 8 चौक को 32 हो जाएगा, 4 चौक को 16 हो जाएगा, और 8 चौक को 32 हो जाएगा। अब देखिए आगे इस तरह कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा स्पेस की कमी है। देखिए, तो इसका क्षेत्रफल जो एरिया आ रहा है क्या होगा? इनको जोड़ के 2 से गुणा कर लीजिए, तो 2 गुणा, जोड़िए, 2 और 6 मिलके क्या हो जाएंगे? 8, 8 और 2 10। हासिल बच गया आपके पास 1 3, 1 4, 3 7, और 1 8। एक बार पुनः इसको देख लीजिए, 32 32 64 होने वाला है, 64 में 6 जोड़ेंगे 70, 10 80, ठीक। और गुणा में 2 है, तो 8 दूनी 16, या 8 दूनी 16 हुआ, 160 हो जाएगा, 80 दूना 160। लेकिन जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वह स्क्वायर में होता है, तो अगर सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आने वाला है। देख लीजिए, थोड़ा समझिए, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर जो है ध्यान रखें, बहुत अच्छा सा प्रश्न है अगला वाला। देखिए, इससे भी नंबर 1 के क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं।
निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, ये देखिए यहाँ वर्ग अंतराल लिखा है, जबकि यह वर्ग अंतराल है। ठीक बच्चों, अब देखिए सीआई और फ्रीक्वेंसीज की दी हुई है, तो थोड़ा सा जो है सारणी को बनाते हैं। तो सारणी किस प्रकार की बनेगी, एक तरफ जो है यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखेंगे, और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है बारंबारता। और इनको पहले लिखिए आप। तो क्या दिया है यहाँ पे, 10 से 20, क्लास इंटरवल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, बस 60 से 70। नेक्स्ट इसकी फ्रिक्वेंसी क्या, 2, 7, 12, 15, 8 और दिया है बच्चों 6। अब इसको देखिए, इसका मध्यमान निकाल लीजिए। इन दोनों का 10 और 20 के बीच का मध्यमान क्या होगा, मध्यमान इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एक्स से। चलिए, तो 10 और 5 20 के बीच का जो मध्यमान होगा वो क्या होगा, इन पहले और आखिरी को जोड़कर आप 2 से भाग दे दीजिए। तो 20 और 10 मिलकर 30 होगा, 30 में 2 से भाग देंगे तो भाई 15 आएगा। और अंतराल आप देख रहे हैं कि 10-10 का ही है, तो इसका मतलब इसमें 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 10 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 में 10 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा, 45 में 10 जोड़िए तो आपका 55 होगा, 55, और 55 में 10 जोड़ देंगे तो ये 65 होगा। तो 60 और 70 के बीच का जो गैप है, मध्यमान होगा, वह 65 ही होगा। अब इसको ये आप डायरेक्ट मेथड के हिसाब से भी लगा सकते हो, अगर वैल्यू कुछ बड़ी ना हो तो। नहीं तो छोटे में करने के लिए आपको जो है पग विचलन के लिए जाना होगा या अधिकल्पित मान लेके लगाने होंगे। तो देखते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो इसका एफ इंटू एक्स करना है हमें, बारंबारता गुणे मध्यमान। तो जरा गुणा कर लीजिए, देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे। 15 दूना 30, 25 सत्ते कितना होगा, 175 होगा बच्चों। और इसका करिए 35 दूना 70, 7 हो बच जाएगा हासिल। 35 से कम 35, 7 42, 420। बहुत खराब गिनती आ गई भाई। और यहाँ पे 15 पच्चे 75, हासिल बचा 7, 15 चौको 60, 60 और 7 67। एक बार इसको चेक कर लीजिए, 15 पचे 75, 7 बच जाएगा, और 15 चौको 60, 7 67। ठीक, 8 पच्चे 40, 4, 8 पच्चे 40, 4 44। चलिए इसका देखिए, 6 पच्चे 30, 6 छवा के 36 हो रहा है, 36 3 39। अब यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, इसको टोटल कर लेंगे। और यहाँ पर जो है सिग्मा एफ कितना आ रहा है, इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इनको टोटल करिए। करिए देखिए कितना हो रहा है। 5 5 यहाँ होगा 10, तो बचेगा हासिल 1। जरा दूसरे दहाई के अंकों को जोड़ते हैं, 3 7 10, 2 12, 7 19, 19 4 23, 23 9 32। अब 32 में एक जोड़ देंगे तो 33, हासिल 3 बच गया। अब सैकड़े वाले अंक को जोड़ते हैं, 3 बचा है, तो 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 4 15, 3 18, 3 21, 2130। इसको जरा टोटल करिए, कितना होने वाला है। 15 12 ये जो होगा 27, 27 होगा या, ठीक है, 15 12 27, 27 7 जोड़ देते हैं तो 34, 34 2
36, 36 8 में 44, 44 और ये 50 हो रहा है। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो आपने जो है माध्य के लिए फॉर्मूला पढ़ा है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये डायरेक्ट मेथड है। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 2130 बटा ये सिग्मा एफ कितना होगा? 50। कट गया। अब 5 इसमें भाग दे दीजिए, तो 5 चौक को 20, एक इसके पास जाएगा तो दोबारा 13 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 3 ज्यादा 5 छक 30, यही होगा। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 213 भागे में 5 कर लीजिए, 5 चौक को 20, एक जीरो बच जाएगा इधर, 3 5 दूना 10 और इधर बच्चा 3 जीरो, 10 डेसिमल लगाएंगे जीरो आएगा, 5 छक 30, बिल्कुल करेक्ट है। एक तो ये तरीका है आपका, ऐसे लगा सकते हो। नहीं तो इसको तो क्या है जरा देखिए, सी आई क्लास इंटरवल वही, ये फ्रीक्वेंसी, ये इसका मध्यमान। अब देखिए इसको लिख लेते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। तो बच्चों ये इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 7 12 15 और 8 और 6, यही तो है। अब इसका मध्यमान भी आपको पता है कि निकाल लिए थे हम लोग, इसके बीच का जो है 15 हुआ था, 10 10 जोड़ दीजिए, 15 10 ये 25, 25 10 35, 35 में 10 जोड़ देंगे तो 45, 45 10 55, 55 10 65। अब यहाँ पर आप जो है इसके मध्य में कोई एक ऐसा अंक लीजिए जिसको एज्यूम किया जाता है, वो हमने एक एज्यूम किया। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों ताकि आप स्पष्टतः जान सकें। ये क्या हो जाएगा? ये समझ गए होंगे। और इसमें जो है डाइविएशन की पता करते हैं कि डाइविएशन क्या होना चाहिए। तो डाइविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? एक्स माइनस ए, ये इसका फार्मूला है, तो इसको फाइंड आउट करिए। अब एक्स ये टोटल है तो इसमें से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15 माइनस 45 तो माइनस 30 होगा। और ये 25 में से ये 45 घट रहा है तो 5 में से 5 चला जा रहा है तो 0 है, 4 में से ये 2 चला जा रहा है तो 2 है, तो माइनस का 20 होगा। और ये 35 चला जाना है तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0। और ये 4 में से जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, यह भी माइनस में होगा। अब 45 में से 45 ही घटने की बारी है क्योंकि एक्स भी वही है और ए भी वही है, तो ये क्या होगा? 0। अब घटाइए, अब तो पॉजिटिव आएंगे, 55 माइनस 45 तो 0 और 1, और यहां से 0 और ये कितना हो जाएगा? 2। आइए बच्चों अब आगे देखें। अगले पे विचार करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अब इसमें एफ इंटू डी होगा। किसका इंटू होगा? एफ इंटू डी। तो जरा करिए, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। और इससे आसान अगला वाला पग विचलन जिसको कहते हैं। तो देखिए क्या होने वाला? 30 दूना 60, इसको लिख लीजिए एफ इंटू डी। 30 दूना 60 माइनस 60, 20 सत्ते 140 माइनस 140, और इसका करिए 120, 12 दहा में 120 माइनस में, और इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 0 गुड़ा होके, और 10 बटे 80, और ये 20 का 120। अब अगर आप इसको जोड़ने जाएं, टोटल करें, इसका समेशन करें, तो ये 120 पॉजिटिव है, 120 नेगेटिव है, तो इसको आप यहीं पर क्रॉस कर सकते हैं कि ये गया, खत्म। और इसको कैलकुलेशन आप अलग से कर लीजिएगा रफ टाइप। तो क्या हो जाता है यहाँ पे देख लीजिए, ये 140 है और 60 है, दोनों ही माइनस में है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा माइनस 200, ये दोनों 200 हो गए, और बच्चा बेचारा 80, और जो कि पॉजिटिव में है तो इसको घटाने से हमें कितना मिलने वाला है? 200 में से अगर 80 चला जाए तो हमें माइनस का 120 ही तो मिलेगा।
तो यहाँ पे सिग्मा एफ डी जो आएगा वो -120 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 100 -120 आएगा। और यहाँ पर जो है सिग्मा एफ जो होगा वह आपको पता है कि 50 हुआ था। कितना हुआ था प्यारे बच्चों? 50 हुआ था। देखिए अब इसको हटा लीजिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सूत्र इसका जो है निकालेंगे x के लिए, तो क्या होने वाला है, a प्लस जो एज्यूम किए थे वो ये, और क्या हो जाएगा सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। जरा इसको करिए। तो सिग्मा एफ डी का मान क्या है भाई? ये तो आपका -120 है। सिग्मा एफ का मान क्या है? 50 है। उसके पहले कौन है? प्लस ए का मान क्या है बच्चों? 45 है। जरा इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, और 5 से इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो 5 दूना 10 और 2 बचा तो 5 चौक को 20 हो जाएगा। ठीक। और ये प्लस माइनस का कैलकुलेशन होगा तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 2.4। अब इसको अगर घटा लो तो क्या हो जाएगा 45 में से कितना घटाना है 2.4। तो घटाइए, क्या ये 6 बचेगा और ये बचा 44। 44 में से 2 चला जाता है तो 42। यही आंसर तो हमारा तब भी आया था। तो 42.6 है। जो आपको सुविधा लगेगी आप कर सकते हैं। उस तरह से कैलकुलेशन अगर इधर जो है वर्ग अंतराल थोड़ा बड़े बड़े दे दिए हैं और फ्रीक्वेंसी उसकी बड़ी है तो कैलकुलेशन में काफी जद्दोजहद होने लगती है। इसलिए जितना ज्यादा, इससे आसान जो है आपका पग विचलन है तो वो इससे भी आसान है। कभी उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बिंदु -4 6 बिंदुओं a -6 10 और बी बिंदु जो है 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप देखिए, जैसे कोई ये रेखाखंड है, कोई रेखाखंड है, तो उस रेखाखंड को किस प्रकार से देखेंगे। ये मैंने एक रेखाखंड खींच लिया जिसका नाम हमने ए बी रखा। अब ए और बी यानी ये बिंदु ए और बी को किस अनुपात में विभाजित करता है ये देखना है। तो अगर मैंने इसको -6 रखा और 10 रखा और इसको क्या रखा 3 रखा और -8 रखा। चलिए मान लेते हैं कि इसको यहां से विभाजित किया होगा तो यह m1 होगा और इधर वाला m2 होगा। ठीक है, मतलब इधर भी हो सकता है, बीचों बीच भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बट यही बिंदु से किस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं यही बिंदु है तो इसका मान क्या दिया है -4 और 6 दिया है। तो इसकी वजह से अब हम चलते हैं, इसको पता करते हैं कि मान लेते हैं यह मिड पॉइंट जो है वो ही ले लेते हैं, मिड नहीं कहेंगे इसको, घट बढ़ गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो क्या सूत्र पढ़ा है विभाजन सूत्र के लिए। देखिए जो बिंदु है उसको हम एच के पढ़ते थे पहले, और इसको x1 y1, इसको x2 y2 ऐसा कुछ पढ़ा था। तो सूत्र लिखते हैं तो कैसा सूत्र होगा, एच कामा के, विभाजन सूत्र लिख रहे हैं। एच कामा के इज इक्वल टू क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरे को लिखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिख रहा है आपको। अब वही जो h है वह -4 है और k जो है वो 6 है। तो आप इसके साथ चले जाइए और वैल्यू को रख दीजिए। आपके सामने पूरा जो है खुली किताब है ये। तो h के जगह पे आप क्या लिख सकते हो -4 कामा 6। आगे यहाँ पे m1 की वैल्यू तो पता है नहीं तो रखेंगे m1। अब बताइए x2 क्या है। x2 तो आपका 3 है तो गुणा में 3 हो गया, प्लस m2 कितना बच्चों पता नहीं, यही तो पता करना है।
और x1 क्या है, -6 अपॉन m1 प्लस m2 का जानकारी नहीं है तो इसको उसी तरह से लिख देंगे। तो चाहे आप भुज के साथ कर लीजिए या कोटि के साथ कर लीजिए, आंसर आपका सिमिलर जो है अनुपात का आ जाता है, हालांकि हम लिखने को लिख लेते हैं। चलिए दूसरे वाले को लिख लीजिए, तो m1 इंटू y2 क्या है बच्चों, -8 है, प्लस m2 तो पता नहीं, जिसका पता नहीं वो लापता, m2 y1 क्या है इसको जान रहे हैं, ये 10 है बटा यहाँ पे m1 प्लस m2। तो आप भुज के लिए ले लीजिए, दोनों के लिए लेके देख लेंगे। भुज के लिए आप ले लीजिए, देखिए आ जाता। तो भुज किसका कितना है, -4 है। और बताइए ये 3m1 प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस कर लेता हूं, प्लस इंटू माइनस, -6m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो -4 यह m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2। देखिए आगे अब क्या होने वाला है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -4m1 प्लस -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2। तो m1 भाई साहब को एक तरफ कर लीजिए और m2 भाई साहब को एक तरफ कर लीजिए, खिसका देते हैं। देखिए तो अगर मैं m1 को इस साइड लेके आ जाऊं तो -4m1 है, यो इधर आएगा तो कहेगा कहा भैया तुम भी इधर आ गए, कहेगा हाँ आ गए, अपना चिन्ह बदल के आ गए। अब ये -6m2 है और ये -4m2 है, तो उधर जाके +4m2 हो जाएगा। अब बताइए क्या ये घट जाएगा या जुड़ जाएगा, दोनों समान चिन्ह है तो हम तो जानते हैं जुड़ने चाहिए। तो -7 अब सॉरी इधर बच्चों हम लोगों ने इसको 3m2 लिख रखा है, ये m1 है, ठीक। तो -7 m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, ये घट जाएगा विपरीत चिन्ह वाली संख्या, तो 2m2, ये दोनों ऋण ऋण गए। अब बताइए तो m1 इधर से m1 है, इधर से m2 को खिसका के ले आइए नीचे m2, और इधर तो 2 पहले से ही है, 7 को हटा के ले जाइए उधर, तो ये नीचे। तो m1 और m2 2:7 है, कितना है भाई 2:7, यानी 2:7 है। तो ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, आपका आंसर होगा 2:7। आइए देख लेते हैं इसके हिसाब से भी, जो अगर कोट लेते हैं भुज के अलावा अगर हम कोट को निर्धारित करते हैं तो उससे भी 2:7 ही आता है कि नहीं आता है। तो आइए इसको देखते हैं, इसको मिटा लें कोटि को। तो ये k का मान यानी दूसरा वाला मान कौन है, ये 6, देख रहे हैं ना 6 है, 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू रखिए इसके लिए। m1 नहीं पता, y2 तो पता है, तो y2 क्या होगा बच्चों, -8 होगा, प्लस m2 इंटू m2 क्या होगा, y1 की वैल्यू हो गई आपकी 10, और बट्टा में क्या हुआ m1 प्लस m2। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। देखा जाए इसको, m1 को m1 की साइड, 6m1 माइनस है तो ये प्लस 8m1, और ये 10m2 है, ये माइनस क्या हो जाएगा 6m2। अब ये देखिए 8 और 6 दोनों जुड़ जाएंगे ना, 14 है m1 बराबर, इसमें से घटा लीजिए तो क्या 4 बचेगा, 4m2, बिल्कुल ठीक। अब बताइए m1 के नीचे m1 लिखिए, m1 ये m2 को खिसका के ले आइए m1 की साइड, थोड़ा बातचीत कर लें ये दोनों, और ये गिनती वाले जो इनके बच्चे हैं इधर जा जाए, 4 बटा कितना 14 कट जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यानी m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/7, यानी m1 और m2 का जो रेशियो होगा वह 2:7 ही होगा। तो आप देख लीजिए दोनों तरह से, अगर भुज के हिसाब से करते हैं तो भी 2:7 आएगा, और कोटि के हिसाब से करते हैं फिर भी 2:7 ही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और है चाचा चौधरी। चलिए यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु यक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा बिंदु है जो कि एक ऐसा बिंदु है, देखिए यह बिंदु ए है। अब ये दोनों बिंदु जो है ऐसे दिए गए हैं कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो वह बिंदु मान लेते हैं इसी का नाम x और y है। एक बिंदु यहां हमने लिया है और दूसरा यहां लिया है। तो कह रहा है कि जो लेंथ इस बिंदु से इसकी है वही लेंथ इसकी भी होनी चाहिए। तो मान लेते हैं यह बिंदु क्या होगा, PQ होगा। PK नहीं PQ लिखा है, थोड़ा देखिए इसको। तो ये क्या है, 3, 6 है। इन्हीं दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो तो समान दूरी पर स्थित होने की बात कर रखा है ये। तो देखिए भाई 3, 6 और ये -3, 4। अब देखिए तो कह रहा है कि जो PA की दूरी है वही दूरी तो QA की भी होनी चाहिए, तभी तो यह एक्स वाई समान दूरी पर होगा। जैसे कहने का मतलब जितना लेंथ हम यहां से यहां चलेंगे तो ये तक पहुंच जाएंगे, उतना Q से भी ए तक पहुंच चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों ही डिस्टेंस तो इक्वल आएगी। तो चलिए करते हैं। तो दूरी के लिए आपने सूत्र पढ़ रखा है, D = अंडर रूट भुजों के अंतर का वर्ग माइनस कोटियों के अंतर का वर्ग का वर्गमूल करते हैं आप। तो देखिए इसमें x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। तो दूरी ये क्या है, पहले तो PA है। तो PA बराबर किसके होगा भाई, QA। PA = QA। और दोनों ओर रूट लगाने से क्या फर्क है, रूट तो हट जाएगा, इसलिए रूट को छोड़ ही देते हैं। अब जरा देखिए वैल्यू को, अगर मान लेते हैं इसको x1 और y1 लें और इसको जो है x2 y2 लें तो किस प्रकार से काम बनेगा जरा देखिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसके अंतर का x1 मतलब x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 तो ये y - 6 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगला अब QA, यानी इन पर अगर करड़ी आप लगा भी दो तो करड़ी समाप्त हो जाएगी दोनों ओर से तुलना करने पर। चलिए लगा देते हैं। QA का क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का तो हो गया, अब ये x1 y1 रहने दीजिए, अब इसको x2 y2 कर लीजिए इसी फार्मूले के हिसाब से। तो क्या होगा, x तो होगा माइनस सूत्र में होता है, एक बार फिर माइनस है तो ये मिलके तो प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस और यहां y -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों ही रूट क्या करेंगे, तुलना करने पर समाप्त हो जाते हैं। करड़ी की तुलना करने पर, करड़ी की तुलना करने पर तो खत्म, बचा क्या। आप इसको कैलकुलेशन इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो हट गया, क्या हो गया, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। तो आप इसको होल स्क्वायर की तरफ से भी लगा सकते हैं और इसको ऐसे कर सकते हैं, x वाले को x की तरफ कर लीजिए, y वाले को y की तरफ कर लीजिए। तो क्या बनने वाला जरा देखिए। तो x - 3 का होल स्क्वायर और माइनस x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर वाला, इधर वाले में चलिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा तो अच्छा दिखेगा। उधर वाला क्या कह रहा है, y वाले को लेके जाएंगे उधर, तो y माइनस कितना है 4 और इसका स्क्वायर है, और ये क्या है, ये धन में है, उधर जाके ऋण में हो जाएगा, तो y - 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इसको पूरे को a समझ जाऊं तो a का स्क्वायर बन रहा है और ये किसका स्क्वायर बन रहा है, b का। तो जरा हम देखते हैं इसको क्या हो जा रहा है। ये दोनों को एक में ही कर सकते हैं, a² - b² वाले सूत्र से एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें। तो जरा जोड़ घटा के देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं x - 3 ये हो गया
अब ये b के लिए क्या होगा, प्लस x प्लस 3। दूसरा क्या होगा इसमें, x माइनस 3। लेकिन घटाने वाले में क्या होगा, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि आगे वो जो ब्रैकेट लगता है तो अगर उसके पहले ऋण है तो ब्रैकेट के अंदर समस्त संख्याओं के चिन्हों के परिवर्तन हो जाते हैं। यानी जो ऋण रहता है वो धन हो जाता है, जो धन होता है वो ऋण हो जाता है। तो आगे आएगा कौन, ये पहला वाला ए भैया तो आ गए हैं, बी के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये ऑलरेडी समय धन में है तो ये माइनस में हो जाएंगे, और ये धन में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो इसको देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसी तरह से कर सकते हैं। y माइनस 4 धन y माइनस 6, ये रहा a का पार्ट, ये रहा b का पार्ट। एक बार जोड़ लिया, अब दूसरे बार घटा लेंगे तो y माइनस 4 हो जाएगा बच्चों, y माइनस 4 हो जाएगा। और एक बार घटाएंगे तो इसके भी चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि ऋण है। तो ऋण रहने का मतलब है कि यहाँ ये दो डबल संख्याओं में है तो चिन्ह तो खुलेंगे, ब्रैकेट में आना चाहिए। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये -6 जो है इसका धन होना जरूरी। अब बताइए, कुछ कटेगा और कटेगा तो फटेगा भी। -3 प्लस 3 गए, जा उत्पात मचा रखे थे, ये भी गए। इधर देखिए कौन जाने वाला है, नहीं वाई वाई दोनों धन में है, ये तो जाने वाले नहीं। लेकिन इधर देखें, मुसाफिर जाने वाले गए। अब देखिए x और x मिलके कौन होने वाले हैं, ये 2x। हाँ बच्चों ये 2x हो जाएगा। और जब इधर का ये 2x हो जाता है तो मैं इस साइड के लिए वही पेन यूज कर लूं, ये हो जाएगा 2x। और इधर ये इनटू का मैटर है तो ये क्या हो जाएगा, -3 और -3 दोनों ही जुड़ेगा तो क्या होगा, -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो बराबर लगाया, अब इधर के साइड में इसको करूं तो कौन y y, क्या 2y, यस। ये माइनस माइनस जुड़ के बच्चों ये 10 हो जाएगा। और इधर गुणा में कौन, माइनस प्लस जी घटेंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। अब क्या होगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 6 दूना 12। चलिए यहाँ कुछ लिख देते हैं जगह बना के, क्या रिलेशन है। जो बातें यहाँ समझानी थी मैंने समझाया है आपको। तो जरा देखिए इधर 6 दूना 12 होगा तो -12 यक्स होगा, बराबर हो जाएगा। इधर क्या होगा बच्चों, 2 दूना, या हम इधर से इस 2 से इसको काट देते हैं, कहते कट जा तू, ज्यादा इजी रहेगा। इस 2 से इधर भाग दे देने में, तो 2 एकम 2 छक 12, तो -6x बराबर में क्या आ जाएगा, 2y -10। अब इस 6x को अगर मैं उस साइड लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 2y पॉजिटिव था ही, ये -10 होगा। लेकिन इस साइड बचेगा कौन, 0g बचेंगे। अब बताइए क्या इसमें अभी भी कुछ कॉमन है, हाँ बच्चों कॉमन है, दो कॉमन है। तो इस 2 को अगर मैं कॉमन करूं तो 2 लिखूंगा, और यहां पर 2 3 6 यक्स, प्लस यहाँ केवल निशान y, केवल y, दूर तो था भग गया, वहां से भगा दिया गया। और 2 पच्चे 10, और ये वाला 0 मैं इक्वल में इधर ले लेता हूं। और इस 2 को अगर पक्षांतर करता हूं तो इधर 0 के साथ डिवाइड में जाएगा, खत्म खत्म कहानी इनकी है। तो 3x प्लस y -5 बराबर 0। इससे ज्यादा इस 5 को आप केवल उधर ट्रांसपोज कर सकते हो। ये दोनों ही आंसर आपके सही हैं। यही संबंध है x और y का। प्यारे बच्चों बहुत इजी सा सवाल था, समझाने में समय लगा है, बाकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि बहुत कम समय में ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी 2 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे, बहुत समय हो गया, आगे के प्रश्नों को जो है नेक्स्ट डे देखा जाएगा। धन्यवाद।